नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की आप कह सकते हैं गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे रिश्ते और उनमें जो कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है जो ऐसी स्थितियों पर रोशनी डालती है जहां किसी की अच्छाई का या भरोसे का गलत फायदा उठाया जा सकता है, कभी कभी बहुत नुकसानदेह तरीकों से भी। और देखिए, इस सामग्री में एक सीधी थोड़ी चौंकाने वाली चेतावनी भी है, आपको कच्चा निकल जाएंगे। हाँ, ये सुनने में काफी तीव्र लगता है। बिल्कुल। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर किसी पे शक करना है या दुनिया बुरी, ऐसा नहीं। लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें समझना होगा कि कुछ लोग वो दया, सौम्यता और भरोसे को शायद कमजोरी मान लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि भाई ऐसे व्यवहार को पहचाना कैसे जाए, इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है, मतलब जैसा स्रोत बता रहा है, और सबसे जरूरी अपनी अच्छाई को, अपनी विनम्रता को, उसको बचाए रखते हुए हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो इस दिलचस्प और अहम मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्रोत कुछ खास तरह के व्यक्तियों के लिए साइकोपैथ या सैवेज जैसे काफी भारी शब्द इस्तेमाल करता है। हाँ, ये थोड़े कठोर शब्द हैं। बिल्कुल। अब ये शब्द सुनने में थोड़े तीव्र लग सकते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत के अपने दिए हुए लेबल हैं जिन्हें हम यहाँ समझ रहे हैं, कोई औपचारिक मनोवैज्ञानिक निदान नहीं। सही कहा आपने, ये स्रोत के विश्लेषण के लिए है। तो स्रोत के मुताबिक इन लेबल्स का मतलब क्या है, मतलब किस तरह के व्यवहार की बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार ये लेबल उन व्यक्तियों के लिए है जिनमें सहानुभूति, एम्पैथी जिसे कहते हैं, यानी दूसरों के दर्द या भावनाओं को समझने और महसूस करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम या कह लीजिए न के बराबर होती है। अच्छा। ये सिर्फ परवाह न करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी कमी है। स्रोत जो मुख्य लक्षण गिनाता है वो काफी साफ है, जैसे अपने निजी फायदे के लिए लगातार झूठ बोलना और दूसरों को अपनी बातों या चालों में फंसाना, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों को छोटा महसूस कराने या उन्हें नीचा दिखाने में एक तरह की संतुष्टि सी महसूस करते हैं। ओहो। और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने, उनका शोषण करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचते। उनमें अक्सर एक तरह की संवेदनहीनता दिखती है, मतलब अपने गलत कामों के लिए उनमें अपराध बोध, गिल्ट, वो महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है। अच्छा। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि ऐसा व्यवहार अक्सर गहरे लालच और एक सिर्फ मैं जीतूं वाली मानसिकता से आता है। अच्छा, विन लूज वाली बात। हाँ बिल्कुल। उनके लिए रिश्ते सहयोग का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान होते हैं, जहाँ या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। ये लक्षण सुनकर तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति रिश्तों को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं, सिर्फ फायदा नुकसान के तराजू पर। और इसी संदर्भ में वो चेतावनी, आपको कच्चा निगल जाएंगे, ये और भी वजनदार लगती है। ये सिर्फ एक कहावत है या इसका कोई गहरा मतलब है स्रोत के हिसाब से? हाँ, ये एक शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर। स्रोत इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि अगर कोई व्यक्ति शायद अपनी नेचर की वजह से बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाता है या जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है या अपनी मासूमियत को बिना किसी सुरक्षा कवच के दिखाता है, बिना सोचे समझे, हाँ, बिना किसी बाउंड्री के, तो कुछ खास किस्म के लोग इसे एक खुले निमंत्रण की तरह देखते हैं। अच्छा। वो इसे कमजोरी समझते हैं और फिर फायदा उठाने का मौका ढूंढ लेते हैं। कैसे, मतलब किस तरह से फायदा उठाते हैं? स्रोत दो मुख्य तरीके बताता है जिनसे ये कच्चा निगल जाने वाली बात हो सकती है। हाँ। पहला है भावनात्मक श्रम का बेजा इस्तेमाल। भावनात्मक श्रम मतलब? इसका मतलब है ऐसे लोग आपकी दया, आपकी मदद करने की इच्छा, आपकी सुनने की क्षमता, इन सब को अपने मतलब साधने के लिए निचोड़ते हैं। वो जानते हैं कि आप शायद ना नहीं कह पाएंगे या आपको बुरा लगेगा। हाँ हाँ। और वो इसी का फायदा उठाते रहते हैं बिना बदले में कुछ दिए। ये तो देखा है कई बार। और दूसरा तरीका जो शायद और भी खतरनाक है, वो है विश्वास का दुरुपयोग। विश्वास का दुरुपयोग? हाँ, जब आप किसी पर भरोसा करके अपनी निजी बातें बताते हैं, अपनी कमजोरियां जाहिर करते हैं या किसी भी तरह से उन पर निर्भर होते हैं, तो वो इस भरोसे, इस जानकारी या इस निर्भरता का इस्तेमाल आपको धोखा देने के लिए कर सकते हैं। अरे बाप ने। या आपको नियंत्रित करने के लिए या आपको इमोशनली चोट पहुंचाने के लिए। संक्षेप में, आपकी अच्छाई, आपका भरोसा ही
उनके हाथों में हथियार बन जाता है। ओह, स्रोत की चेतावनी इसी गहरे खतरे की ओर इशारा करती है कि भाई अपनी अच्छाई को अनजाने में अपनी भेद्यता, अपनी वल्नरेबिलिटी ना बनने दें। ये सोचना ही मतलब परेशान करने वाला है कि किसी की सबसे अच्छी खूबी, उसकी दया या भरोसा, वही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल। स्रोत ने इस बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं ना, कुछ जाने माने और कुछ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। हाँ, दिए हैं। जरा इन उदाहरणों पे बात करें। ये कैसे दिखाते हैं कि ये व्यवहार असल जिंदगी में कैसा दिखता है? हाँ, स्रोत यहाँ कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण देता है ताकि ये सिर्फ एक किताबी बात ना लगे। और ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये व्यवहार कितने अलग अलग रूपों में सामने आ सकता है। एक क्लासिक उदाहरण जो स्रोत देता है वो है टेड बंडी का। हाँ, वो सीरियल किलर। हाँ, अमेरिका का एक कुख्यात सीरियल किलर। बंडी बाहर से देखने में बेहद आकर्षक था, पढ़ा लिखा, भरोसेमंद लगता था। मतलब लोग उसे देखकर सोच भी नहीं सकते थे कि वो कितना खतरनाक है। स्रोत बताता है कि बंडी ने जानबूझकर लोगों के भरोसे और उनकी मदद करने की जो एक स्वाभाविक इच्छा होती है, उसका फायदा उठाया। वो अक्सर चोट लगने का नाटक करता था या किसी तरह की मदद मांगता था, खासकर महिलाओं से। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और इसी बहाने उन्हें अपने गाड़ी तक या किसी सुनसान जगह ले जाता था। ये स्रोत के अनुसार बाहरी आकर्षण और भरोसे के मुखौटे के पीछे छिपे शिकारी इरादे का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। वही कच्चा निगल जाने वाली प्रवृत्ति। बाप रे, बंडी का मामला तो रोंगटे खड़े कर देता है। ये दिखाता है कि बाहरी व्यक्तित्व कितना धोखा दे सकता है। ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण हुआ अपराध की दुनिया से। क्या स्रोत इसे किसी और क्षेत्र में भी देखता है? बिल्कुल। दूसरा बड़ा उदाहरण स्रोत वित्तीय दुनिया से देता है। बर्नी मैडॉफ का पॉन्जी स्कीम घोटाला। हाँ, वो भी बहुत बड़ा केस था। बहुत बड़ा। मैडॉफ ने सालों तक अपनी प्रतिष्ठा, अपने सोशल कनेक्शंस और एक सफल इन्वेस्टर होने की छवि का इस्तेमाल किया। उसने बड़े बड़े लोगों, संस्थाओं, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और परिवार का भी भरोसा जीता। लोगों ने आंख बंद करके अपनी जिंदगी भर की बचत सब लगा दिया, अपनी उम्मीदें, अपना भविष्य सब उसके हाथों में सौंप दिया। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि यहाँ लोगों का जो अटूट भरोसा था वही मैडॉफ की सबसे बड़ी पूंजी बन गया, जिसका उसने इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया और हजारों लोगों को मतलब सड़क पे ला दिया। हाँ, ये दिखाता है कि भरोसे का हनन कितने सोचे समझे और विनाशकारी तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। ये दोनों उदाहरण, बंडी और मैडॉफ, ये दिखाते हैं कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल भयानक अपराध या बड़े वित्तीय धोखे का रूप ले सकता है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है, जैसा आपने शुरू में बताया, कि ये सिर्फ ऐसे बड़े मामलों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में भी घुसपैठ कर सकता है। और ये बात थोड़ी ज्यादा चिंताजनक लगती है क्योंकि ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, और शायद यही स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वो जोर देता है कि इस तरह की सैवेज या शोषणकारी मानसिकता सिर्फ अपराधियों या बड़े धोखेबाजों में ही नहीं होती। ये ज्यादा सूक्ष्म रूपों में, सटल तरीकों से हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, साथ काम करने वालों में, यहाँ तक कि रोमांटिक पार्टनर्स में भी दिख सकती है। अच्छा, कैसे? स्रोत कुछ आम स्थितियां बताता है। जैसे सोचिए उस दोस्त या सहकर्मी के बारे में जो हमेशा आपसे मदद मांगता रहता है, कभी पैसे, कभी आपका समय, कभी सलाह, कभी आपके कॉन्टैक्ट्स। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। आप हमेशा मदद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो या तो बहाना बना देता है, या गायब हो जाता है, या बस टाल देता है। यहाँ लेन देन का संतुलन बिल्कुल नहीं है, कोई पारस्परिकता और रेसिप्रोसिटी नहीं है। ये एक तरफा भावनात्मक और व्यावहारिक शोषण है, धीरे धीरे ही सही। सही बात है। या फिर उन रिश्तों के बारे में सोचिए जहाँ एक साथी लगातार देता रहता है प्यार, ध्यान, समर्थन, त्याग, जबकि दूसरा सिर्फ लेता रहता है। और लेने वाला भी अक्सर तभी संपर्क करता या प्यार जताता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, मतलब के लिए। हाँ, जैसे उसकी जरूरत पूरी होती है वो फिर से उदासीन हो जाता है। स्रोत इसे भी अपनी जरूरतें पूरी करने और दूसरे को भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने का एक रोजमर्रा का तरीका मानता है। ये शायद उतना नाटकीय ना लगे जितना बंडी या मैडॉफ का मामला। हाँ, उतना बड़ा नहीं लगता, पर यह भी व्यक्ति की भावनाओं और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। ये भी एक तरह का साइवेज व्यवहार है, जैसा स्रोत इसे परिभाषित करता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को अपनी जीत के लिए सिर्फ एक साधन, एक टूल समझता है। ये रोजमर्रा के उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाले हैं, क्योंकि ये इतने आम लग सकते हैं कि शायद हम इन्हें नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल। ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या रास्ते सुझाता है? क्या कोई ठोस रणनीतियां हैं? हाँ,
यहीं पर स्रोत व्यवहारिक सलाह देता है। सिर्फ समस्या को पहचानना काफी नहीं है, उससे निपटना भी जरूरी है। स्रोत कई रणनीतियां सुझाता है जिन्हें धीरे धीरे अपनाया जा सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी रणनीति है सीमाएं तय करना। सेटिंग बाउंड्रीज। सीमाएं, हाँ, इसका मतलब है अपने लिए स्पष्ट रूप से ये तय करना कि कौन सा व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। ये आपकी भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक सीमाओं के बारे में भी हो सकता है। और सिर्फ तय करना नहीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताना और उन पर कायम रहना। कायम रहना ये मुश्किल होता है। हाँ, होता है। अगर आपने किसी चीज के लिए नहीं कहा है तो उस पर टिके रहना, भले ही सामने वाला दबाव डाले या इमोशनल ब्लैकमेल करे। अपनी सीमाओं का सम्मान करवाना सीखना एक बहुत शक्तिशाली कदम है। सीमाएं तय करना सुनने में कसीदा लगता है, लेकिन असल में इसे लागू करना खासकर करीबी रिश्तों में काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सच है। लोग अपराध बोध महसूस कर सकते हैं या टकराव से डर सकते हैं। इसके अलावा स्रोत और क्या कहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह आसान नहीं होता और इसमें अभ्यास लगता है। इसीलिए दूसरी रणनीति जो स्रोत सुझाता है वो है आत्म मूल्य को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग सेल्फ वर्थ। आत्ममूल्य। हाँ, अपनी अच्छाई, अपनी दया, अपनी ईमानदारी को अपनी ताकत समझना, न कि कमजोरी। जब आप खुद का सम्मान करते हैं और अपने मूल्य को जानते हैं तो दूसरों की चालाकी भरी बातों या आलोचनाओं का आप पर असर कम होता है। अच्छा, आप ये समझने लगते हैं कि दयालु होना आपकी पसंद है, आपका अधिकार है, न कि कोई मजबूरी जिसका कोई भी फायदा उठा ले। मजबूत आत्ममूल्य एक कवच की तरह काम करता है। ये बात तो सही है। तीसरी रणनीति है खतरे के संकेतों यानी रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखना। रेड फ्लैग्स? हाँ, स्रोत कुछ खास व्यवहार पैटर्न पर ध्यान देने को कहता है जो चेतावनी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चापलूसी या तारीफ, खासकर अगर उसके तुरंत बाद कोई बड़ी मांग या फेवर मांगा जाए। ये अक्सर आपको नरम करने की कोशिश होती है। अच्छा, मतलब बटरिंग अप करना। हाँ, वही। या फिर आपकी भावनाओं, विचारों या अनुभवों को लगातार अमान्य करना। इनवैलिडेशन जिसे कहते हैं। मतलब ये जताना कि आप जो महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो गलत है, महत्वहीन है या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका भरोसा तोड़ता है और फिर माफी मांगने में हिचकिचाता है या बस ऊपरी तौर पर माफी मांग लेता है लेकिन व्यवहार नहीं बदलता, हाँ, या अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने से कतराता है, ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग्स तो काफी सटल, मतलब सूक्ष्म हो सकते हैं। इन्हें पहचानने के लिए तो काफी जागरूकता चाहिए होगी। बिल्कुल। और क्या तरीके हैं जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं? बिल्कुल, जागरूकता जरूरी है। चौथी रणनीति है स्थितियों और व्यवहारों का शांत रहकर विश्लेषण करना। अच्छा। जब कोई ऐसी स्थिति आए जो आपको असहज महसूस कराए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचने की कोशिश करें। उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे का संभावित इरादा क्या हो सकता है? खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति के कामों से वाकई मेरी भलाई झलकती है या ये सिर्फ अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है? अच्छा, मतलब थोड़ा डिटैच्ड होकर देखना। हाँ, वो विश्लेषणात्मक दूरी आपको भावनात्मक रूप से फंसने से बचा सकती है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, मदद मांगना। मदद? हाँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते या स्थिति में फंस गए हैं जहां आपका शोषण हो रहा है या आपको नियंत्रित किया जा रहा है, तो चुपचाप सहते ना रहें। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों से बात करें। उनकी बाहरी नजर आपको स्थिति को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकती है। और अगर जरूरत महसूस हो तो किसी पेशेवर सलाहकार या थेरेपिस्ट से मदद लेने में बिल्कुल संकोच न करें। कभी-कभी किसी विषाक्त टॉक्सिक रिश्ते से सुरक्षित दूरी बना लेना ही सबसे सेहतमंद विकल्प होता है। ये सभी रणनीतियां, सीमाएं, आत्ममूल्य, रेड फ्लैग्स को पहचानना, विश्लेषण करना और मदद मांगना, ये सब मिलकर एक तरह का सुरक्षा तंत्र बना सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत कुछ सावधानियां बरतने को भी कहता है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि हर असहमति या हर मुश्किल इंसान इसी सैवेज श्रेणी में आ जाता हो। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। स्रोत इस बारे में स्पष्ट चेतावनी देता है। पहली बात, हर झगड़ा, हर असहमति, हर मुश्किल बातचीत का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति साइकोपैथ या सैवेज है, जैसा कि स्रोत इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। सही बात है। रिश्ते जटिल होते हैं, उनमें गलतफहमियां होती हैं, विचारों का टकराव होता है, लोग गलतियां करते हैं। हर मुश्किल स्थिति को इस चरम नजरिए से देखना गलत होगा। हाँ, और शायद अनुचित भी। बिल्कुल। हमें सामान्य मानवीय कमजोरियों
और जानबूझकर किए जाने वाले शोषणकारी व्यवहार के बीच अंतर करना सीखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी सुरक्षा का सही आकलन करना। अगर आपको सच में लगता है कि आप किसी खतरनाक, अपमानजनक या शोषणकारी स्थिति में हैं, खासकर अगर उसमें शारीरिक या गंभीर भावनात्मक खतरा शामिल है, तो सिर्फ इन रणनीतियों पर निर्भर रहना काफी नहीं हो सकता। तब क्या करें? ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल मदद लेना या जरूरत पड़ने पर कानूनी या पुलिस सहायता लेना जरूरी हो सकता है। अपनी गट फीलिंग सुनना और खतरे को गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और तीसरी बात, स्रोत ये भी सुझाव देता है कि दुष्ट, साइकोपैथ, सैवेज जैसे भारी भरकम लेबल पर अटकने के बजाय व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद होता है। व्यवहार पर? हाँ। हम किसी को डायग्नोज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका व्यवहार हम पर क्या असर डाल रहा है और हमें उस व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना हमें ज्यादा स्पष्टता और कार्रवाई योग्य कदम उठाने में मदद करता है। ये बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण है, वरना हम हर छोटी मोटी बात पर लोगों को गलत समझने लगेंगे। हाँ, ये खतरा रहता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो स्रोत सामग्री हमें एक तरह से सतर्क और जागरूक होने का एक आह्वान कर रही है। वो चेतावनी आपको कच्चा निकल जाएंगे, एक रिमाइंडर है कि अपनी अच्छाई और भरोसे को अपनी कमजोरी ना बनने दें। सही। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम दुनिया से विश्वास उठा लें या हर किसी को शक की नजर से देखें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संतुलन साधने, अपनी सहज बुद्धि, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने और अपनी सीमाओं का सम्मान करने और करवाने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जागरूकता और संतुलन की बात है। और शायद एक अंतिम विचार जो इस चर्चा से उभरता है, जो स्रोत से प्रेरित है लेकिन शायद उसमें सीधे तौर पर कहा नहीं गया है, वो ये है कि हम अपने विवेक को, अपनी डिसर्नमेंट को कैसे तेज कर सकते हैं। विवेक? हाँ, कैसे हम उन सूक्ष्म संकेतों, उन व्यवहार के पैटर्न को जल्दी पहचानना सीख सकते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई रिश्ता कितना वास्तविक और स्वस्थ है और कहाँ सिर्फ दिखावा या शोषण है। ये क्षमता कैसे विकसित की जाए कि हम सही और गलत के बीच फर्क कर सकें, बिना खुद को पूरी तरह से दूसरों से काटकर अलग थलग किए। ये शायद लगातार आत्मनिरीक्षण, अनुभव से सीखने और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने के साथ साथ चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने की क्षमता विकसित करने का एक सतत सफर है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। अपने विवेक को कैसे तराशें? इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए और स्रोत सामग्री के महत्वपूर्ण पहलुओं को इतनी स्पष्टता से सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें अपने रिश्तों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने और संभालने में मदद करेगी।